जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो का सीरीज जैसा आ रहा है, मध्यकालीन के बारे में हम लोग डिस्कस किया। अगर आपने एक एक वीडियो करके देखा होगा तो काफी आपको समझ में आया होगा। जिनको समझ में नहीं आता होगा वो इतिहास को याद करना भी आसान समझते होंगे अब। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। जो हम लोगों ने कल बात किया था दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों के बारे में जो उदय हुआ, और उसमें जो पहला वंश आया गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहते हैं। तो दास वंश का संस्थापक कौन था, हमने कल बताया था कि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दास वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? गुलाम वंश के बारे में। उसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक कैसा रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद कौन आया, और उसके बाद कौन सा शासक आया, और कितने वर्षों तक ये चला। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। ठीक है, और ये मोहम्मद गौरी का गुलाम और दास हुआ करता था। इसकी राजधानी लाहौर थी। ये लाहौर से ही अपने साम्राज्य का विस्तार किया भारत में आकर के। तीसरा, सुल्तान की उपाधि नहीं ली। क्या? सुल्तान की उपाधि नहीं ली। इसलिए सुल्तान की उपाधि जो एक उपाधि दिया जाता था खलीफा के द्वारा कि आप उपाधि लिए हैं तभी आप सुल्तान बन करके यहाँ पे शासन कर सकते थे। लेकिन इसने बिना सुल्तान की उपाधि को धारण किए ही पूरे अपना जीवन काल को व्यतीत किया और शासन में सत्ता को मजबूत किया। ठीक है, दानी प्रवृत्ति का ये था। क्या था? दानी प्रवृत्ति का था, जिसकी वजह से इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। क्या दिया गया था? लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दिया गया था दिल्ली सल्तनत काल में। तो हमारा जवाब क्या होगा? लाख बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। इसने निर्माण कार्य को शुरू करवाया था। इसने अपने शासनकाल में निर्माण कार्य को शुरू करवाया था, जिसमें दिल्ली में उसने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था? दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम का मस्जिद का निर्माण करवाया था। और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या? अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसे क्या बोलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो इसे नाम दिया गया है 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे क्या तात्पर्य है? कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो मैं बताऊं आपको कि 2.5 दिन का झोपड़ा इसलिए इसे कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मस्जिद का जो निर्माण है ना 2.5 दिन में ही करवा दिया गया था। काफी बड़ा मस्जिद है, इसका निर्माण 2.5 दिन में ही करवा दिया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा दिया गया। ये झोपड़ा ना होकर के एक मस्जिद है जिसमें पहले विद्या दिया जाता था, यानी ज्ञान शिक्षा दिया जाता था। आज के जैसा नहीं कि हम लोग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, वो सब चीजें नहीं। संस्कृत जो उन लोगों का चलता था पहले, उन सब चीजों का ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा। क्या रखा? दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव रखा, यानी कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कहां पे? दिल्ली में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कुतुब मीनार कहां है, तो सभी जवाब दे देंगे दिल्ली में है कुतुब मीनार। तो इसका नींव किसने रखा? नींव रखा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार से रिलेट करके आप देख सकते हैं कुतुब, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इससे आप रिलेट करके देख सकते हैं, इसका आप आंसर लगा सकते हैं बहुत आसानी से। कहा जाता है कि 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो जाती है चौगान खेलते समय या पोलो खेलते क्रम में। पोलो एक गेम होता है जो घोड़ा पे बैठ करके और बॉल को मारते हैं ना, उसी को खेल रहा था। बुढ़ापा में इसको जवानी का शौक चढ़ा था, घोड़ा में बैठ के खेलने के लिए गया था। बताइए, अब उसी के दौरान इसकी मौत हो गई घोड़े से। जब वो बॉल किक कर रहा था तो वो घोड़े से गिर गया और घोड़ा उसके ऊपर चढ़ गया, जो कंटिन्यू आते रहते हैं, और इसकी मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अगला शासक कौन बन सकता था, उसका उत्तराधिकारी कौन हो सकता था? तो उसका पुत्र ही होगा। उसका पुत्र का नाम था आराम शाह। क्या नाम था? आराम शाह। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शव है उसको आगरा में दफनाया गया था। कहां दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। क्वेश्चन यहां से भी आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को कहां दफनाया गया है, तो आगरा में दफनाया गया। तो आते हैं अब अगला शासक की ओर, जो है आराम शाह। इसने 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक रहा, और 1210 से इसका शासनकाल चालू हो जाता है। किसका? 1210 से इसका शासनकाल चालू होता है। हालांकि ये योग्य नहीं होता है,
इसके जगह पे इल्तुतमिश को शासक बनना चाहिए होता है, लेकिन इसमें भी एक क्या होता है कि उसके जो राज दरबार में, यानी कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज दरबार था, उसमें कुछ उनको सपोर्ट करने वाले और कुछ उनको सपोर्ट नहीं करने वाले भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ जो सपोर्ट करने वाले होते हैं उसको, वो लोग चाहते थे कि आराम शाह को ही गद्दी पे बिठाया जाए, लेकिन जो सपोर्ट नहीं करने वाले थे वो चाहते थे कि इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया जाए, जो कि इल्तुतमिश उसका दामाद और दास हुआ करता था। क्या? किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का दास और दामाद दोनों था। तो दोनों में मतभेद था, लेकिन फिर भी गद्दी पे आराम शाह को ही बैठाया गया। कब? 1210 ईस्वी में उसका पुत्र को बैठाया गया और इल्तुतमिश के द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई। हत्या इसलिए करवा दी गई क्योंकि ये योग्य नहीं था, शासक के योग्य नहीं था, इसलिए इल्तुतमिश ने इसको मार दिया और गद्दी पे खुद बैठ गया। इसका जो शासनकाल रहा ज्यादा से ज्यादा 1 साल से कम भी रहा है। कहा जाता है 8 महीने तक ही ये शासन कर पाया गद्दी पे। 8 महीने तक ही शासन कर पाया गद्दी पे, 8 मंथ। इसके बाद जो शासक आता है इल्तुतमिश, जिसका पूरा नाम शहाबुद्दीन इल्तुतमिश है, इसने अपने शासनकाल को 1210 से लेकर के 1236 तक चलाया। कब से कब तक? 1206 से लेकर के 1236 तक चलाया। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम हुआ करता था और वो दामाद भी था, तो वो चाहता था कि इसको हटा करके हम गद्दी पर बैठे। हालांकि बहुत ही योग्य शासक, मतलब शासक के रूप में ये उभर करके आया। अपने शासनकाल में मुगल दिल्ली सल्तनत को काफी बेहतर ढंग से काफी मजबूत बनाया। इसके शासनकाल में काफी काम ऐसे किए गए जिससे ये मतलब कि मजबूत अपने सत्ता को बनाना ही चाहता था, ठीक है। तो उसने खलीफा से सुल्तान का पद धारण किया। क्या? खलीफा, जो सुल्तान की उपाधि दिया जाता था, जिसके बाद ही आप सुल्तान कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? सुल्तान कहे जाते थे। तो दिल्ली सल्तनत काल में यही एक ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था और फिर भी वो शासन किया था, लेकिन अपने आप को सुल्तान कभी नहीं माना था। लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण की और अपने आप को योग्य शासन के रूप में देखा। इसने क्या किया कि राजधानी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में और आराम शाह के समय में राजधानी तो लाहौर में थी, लेकिन उसको इसने दिल्ली लेकर के आ गया। कौन? इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को परिवर्तित करके दिल्ली लेकर के आया और यहीं से इसने अपना शासन को चलाना शुरू कर दिया और साम्राज्य को और शासन व्यवस्था को मजबूत करना शुरू कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को कहा जाता है कि यही जो है दिल्ली गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। क्या है? वास्तविक संस्थापक जो है इल्तुतमिश ही है। कारण क्या है इसके कहने का वास्तविक संस्थापक? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने सुल्तान के पद नहीं धारण, मतलब सुल्तान का पद धारण नहीं करके शासन किया था और अपने साम्राज्य में तो विस्तार किया ही था, और लेकिन इसने सुल्तान का पद धारण करने के साथ साथ में साम्राज्य और शासन व्यवस्था को इतना मजबूत कर दिया कि इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाने लगा। इसके शासनकाल में बहुत सारे काम कार्य हुए, जैसे कि पहला इक्ता प्रथा चलाया। क्या चलाया? इक्ता प्रथा को चलाया। इक्ता प्रथा क्या होता है? इक्ता प्रथा को कहते हैं कि जैसे कि इसको चाहिए था कि हमको सभी लोगों से पैसा मिले, पैसा का कमी है, पैसा को बटोर के शासन चलाने के लिए पैसा का जरूरत होता है, सैन्य प्रशासन को यूज करने के लिए पैसा का भी जरूरत होता है। तो इसने इक्ता प्रथा चलाई, जिसमें क्या होता है कि हम अपना जमीन आपको देंगे, आप उस पर खेती करे, चाहे जो भी करे, हमको उसका पैसा दीजिए। ठीक है, ये हो गया इक्ता प्रथा। प्रश्न में ये भी पूछ देता है कभी कभी कि इक्ता प्रथा व्यवस्था किसने चलाई थी? दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने इक्ता प्रथा व्यवस्था लाई? तो हमारा जवाब होगा इल्तुतमिश। ठीक है, क्या होगा? इल्तुतमिश हमारा जवाब होगा। दूसरा है तुर्कान-ए-चहलगानी। तुर्कान-ए-चहलगानी नाम का इसने एक ग्रुप बनाया जिसमें 40 दल का सरदार हुआ करता था। क्या हुआ था? 40 दल का सरदार हुआ करता था। इसका कहना था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन थे, उन लोगों को छोड़ करके हम अपना खुद का एक ग्रुप गठन करें। क्या कहना था? हम अपना एक खुद का ग्रुप गठन करें जिसमें हम डिसीजन दे तो वो हाँ कर दे। इसलिए इसने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया जिसमें 40 सरदार होते थे। ठीक है, कुतुब मीनार का काम पूरा किया। अभी तो मैंने बताया था आपको, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का नींव रखा, लेकिन उसका कार्य अधूरा रह गया था, उसकी मृत्यु भी हो गई। लेकिन कुतुब मीनार का काम, कुतुब मीनार बनाने का काम इल्तुतमिश ने पूरा किया। कहा जाता है चंगेज खां का आक्रमण भी इल्तुतमिश के शासनकाल में ही हुआ था। चंगेज खां एक मंगोल शासक था। ठीक है, वो इसका जियाउद्दीन मांगबरनी का पीछा करते हुए भारत आया था, लेकिन जियाउद्दीन मांगबरनी ने क्या किया था, एक कहानी है।
जियाउद्दीन बांगबरनी ने क्या किया, उसके पुत्र की हत्या करके वो भारत आ गया था और उसका कहना था कि हम भारत में आकर के इल्तुतमिश के शरण में हम सुरक्षित महसूस करेंगे। इल्तुतमिश ने उसको शरण तो दिया, लेकिन चंगेज खान ने उसको नोटिस भेजा। क्या भेजा? नोटिस भेजा कि अगर आप इसको शरण देते हैं तो मैं आपका साम्राज्य को खत्म कर दूंगा और यहाँ पे हमारा शासन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी डर की वजह से इल्तुतमिश ने इसको उसके हवाले कर दिया और चंगेज खां सीमा प्रांत से ही लौट करके चला गया इसको मार करके। वो अटैक नहीं किया। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन था, किसके शासनकाल में चंगेज खां भारत पे आया, भारत पर आक्रमण करने आया था? किसके शासनकाल में? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश का शासनकाल खत्म होने के बाद इसमें तो बहुत सारे काम को किया, जैसे कि खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण की, इसे वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है, एकता प्रथा चलाई, तुर्कान ए चहलगानी का निर्माण करवाया, गठन किया और कुतुब मीनार का काम पूरा किया। चंगेज खां भी इसी के शासनकाल में आए थे। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। इसके बारे में अब हम बात करेंगे कि रुकनुद्दीन फिरोज खां गद्दी पर बैठा। तो जैसे कि हम लोगों ने बात किया, इल्तुतमिश खत्म हो गया, इल्तुतमिश का काल खत्म हो गया, उसके बाद गद्दी पर बैठता है कौन? रजिया सुल्तान। कौन? रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के खत्म होने के बाद रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठती है, लेकिन कारण एक यहाँ पे ये भी आता है कि रजिया सुल्तान एक महिला शासिका थी, जिसमें इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगान का स्थापना किया था, जिसमें 40 दल का गठन किया था। उसमें से कुछ लोग चाहते थे कि रजिया सुल्तान गद्दी पर ना बैठे और गद्दी पर बैठे बहराम शाह। ठीक, रजिया सुल्तान को गद्दी पर नहीं बैठाना चाहता था, बहराम शाह को गद्दी पर बैठाया जाना चाहता था। रजिया सुल्तान के बारे में हम बात करेंगे। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में 1236 से 1240 ईस्वी तक गद्दी पर बैठी, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका बनी। प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी। क्या बनी? प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी। इससे 3-4 प्रश्न आते हैं एग्जाम हॉल में, जैसे कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन थी जो मुस्लिम शासिका थी, महिला मुस्लिम शासिका थी? तो हमारा जवाब होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, इसमें एक कहानी कहा जाता है कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठने से जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का गठन किया था, वो सभी नाखुश हुआ करते थे। क्या थे? नाखुश हुआ करते थे। कारण ये था कि इनका जो व्यवहार था रजिया सुल्तान का, वो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं, मर्दों की तरह व्यवहार था। यानी कि मर्दों वाले कपड़े पहनती थी, टोपी पहनती थी, मतलब चुप्पे वेशभूषा वो मर्दों की तरह व्यवहार बना करके आती थी। लेकिन चहलगानी, तुर्क के चहलगानी में 40 दल का गठन किया गया था। 40 दल का गठन में जो मुसलमान जो थे वहाँ पे, उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आता था और उनका ये कहना था कि हम एक महिला के सामने सर नहीं झुकाएंगे और उनकी बातों को हम नहीं मानेंगे, जिसके वजह से वो इनको शासिका नहीं मानना चाहते थे। रजिया सुल्तान को कहा जाता है एक स्टोरी में कि रजिया सुल्तान को प्रेम हो जाता है याकूत नामक एक व्यक्ति से, जो एक अमीर मुस्लिम, जैसे उच्च स्तरीय का मुसलमान और निम्न स्तरीय का मुसलमान होता है, उनमें से ये याकूत जो था वो निम्न स्तरीय का मुसलमान था। और इनका कहना था, वो 40 दल के गठन में जो लोग थे उनका कहना था कि हमको ये चीज़ पसंद नहीं है और एक महिला शासिका होकर के ये सब हरकत करे, ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। तो उनका इनके साथ यानी कि याकूत के साथ प्रेम हो जाता है रजिया सुल्तान को, और वो इनको अपने दरबार में जो घोड़ा का जो अस्तबल होता है उसका प्रधान घोषित कर देती है, इनके अपने दरबार में ही इसको रख लेती है। क्या? याकूत को, जो कि लोगों को पसंद नहीं आता था, ये ऐसा हरकत करती है। रजिया ने अल्तुनिया भटिंडा से विवाह किया। ये एक कहानी यहाँ भी आता है कि अल्तुनिया जो भटिंडा का शासक था उसके साथ विवाह कर लेती है। क्यों कर लेती है? कारण था कि वो 40 दल का जो सरदार का गठन जो हुआ था उसमें से उन लोगों को ये चीजें पसंद नहीं थी, तो रजिया जो है याकूत के साथ भाग जाती है। भागने के क्रम में वो जो 40 दल का गठन हुआ था उसमें से जो लोग थे उन्होंने अल्तुनिया भटिंडा के जो शासक थे अल्तुनिया को जाकर के कहता है कि इनको मतलब कि मार दो या इनको हटा दो यहाँ से। तो उसी बीच में वो रजिया अल्तुनिया से का शासक भटिंडा आता है यहाँ पे और उसको तो याकूत को मार देता है, यानी याकूत से मिल जाती है रजिया खुद,
अल्तुनिया के शासक से रजिया खुद मिल जाती है और याकूत को मरवा देती है, और अल्तुनिया के शासक जो भटिंडा का शासक अल्तुनिया था उससे ही विवाह कर लेती है, क्योंकि उसको लगने लगा था रजिया सुल्तान को कि अगर हम इसके साथ रहेंगे तो हमारा राज्य शासन व्यवस्था यहाँ पे जो लोग हमको शासिका मानते हैं वो हमें नहीं मानेंगे, जिसके वजह से वो अल्तुनिया के भटिंडा का जो शासक अल्तुनिया था उसी से विवाह कर लेती है। परंतु उस बीच में जो क्रम चल रहा था उस बीच में दिल्ली का गद्दी खाली पड़ा हुआ था और ये उसके साथ तो अल्तुनिया चली जाती है शादी करके। गद्दी खाली होने की वजह से बहराम शाह वहां का शासक बन जाता है। बहराम शाह वहां का शासक बन जाता है। तो एक डायलॉग भी कहा जाता है कि एक कहानी में एक डायलॉग कहा जाता है, आप लोग सुने होंगे कि अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। यहीं पे वो फंसती है। क्या? अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई। तो बहराम शाह रजिया को और अल्तुनिया को लगने लगता है कि अब हम लोग यहाँ पे ठीक हो गए हैं और हम अब जाकर के दिल्ली पे शासक अपना फिर से प्रभुत्व जमा सकते हैं। तो बहराम शाह हालांकि वहां पे उस समय गद्दे पे बैठ जाता है। बहराम शाह नहीं चाहता है कि रजिया और अल्तुनिया दोनों आकर के यहाँ पे राज करे, तो बहराम शाह ही उसकी हत्या करवा देता है। लेकिन कुछ किताबों में कहा जाता है कि जब वो दोनों यहाँ आ रहे थे दिल्ली फिर से लौट करके, तो दिल्ली आने के क्रम में कुछ डाकू के द्वारा उनको घेर लिया जाता है और उनको मार दिया जाता है। इसी बीच में ये डायलॉग कहा गया है कि अल्लाह बचाए मेरी जान रजिया गुंडों में फंस गई, यहीं से शुरू होता है। यहाँ तो रजिया सुल्तान का यहाँ से तो 4 प्रश्न पूछे जाते हैं कि रजिया सुल्तान कौन थी। तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल की एक महिला शासिका थी। उन्होंने किसके साथ? याकूत के साथ प्रेम किया था। फिर बाद में अल्तुनिया के शासक से विवाह करके वो चली गई थी। फिर वो आता है बहराम शाह यहाँ के गद्दी पर बैठा होता है, फिर उसकी मृत्यु करवा दी जाती है। इतने टॉपिक से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते रजिया सुल्तान। इसके बाद हम आते हैं दिल्ली सल्तनत काल के गुलाम वंश के एक और शासक जिसका नाम है बलबन। क्या नाम है? बलबन। इसके बारे में मैंने ब्रीफ डिटेल्स आपको पिछले वीडियो में दिया था कि बलबन कौन था। गुलाम वंश का था, ये भी एक दास हुआ करता था। इल्तुतमिश का दास था। किसका? इल्तुतमिश का दास हुआ करता था बलबन। वो जो 40 दल का गठन किया था इल्तुतमिश ने, 40 सरदारों का, उसी का एक सदस्य था बलबन। काफी समय, यानी कि रजिया सुल्तान के बाद भी 3 शासक आए। महमूद अंतिम शासक हुआ करता था, नजरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था। रजिया के बाद और भी 3 शासक आए, लेकिन उनके बारे में प्रश्न नहीं बनते क्योंकि उनका कार्यकाल वैसा कुछ खास नहीं रहा। डगमगा उन्होंने अपना कार्यकाल को संभाला और ये वेट कर रहे थे, उस समय से इंतजार में कर रहा था बलबन कि कब मेरा समय आएगा तो मैं जाकर के उस गद्दी पर बैठूंगा। उसी 40 दल के सरदारों के बीच में ये भी एक सदस्य था उस चीज का, उसी दल का एक सदस्य ये भी था बलबन। जैसे ही इसको मौका मिला कि नहीं अब यहाँ कोई मतलब कि जो योग्य नहीं रहा और मुझे यहाँ जाना चाहिए, तो ये आता है। इसका पूरा नाम, इसका मतलब कार्यकाल 1266 से लेकर के 1287 तक चलता है। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन है। क्या है? गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम है। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के नसरुद्दीन से किया। मैंने जैसे बताया कि रजिया के बाद 3 शासक और आए थे, जिसमें अंतिम शासक था नसरुद्दीन, जिसके साथ इसने नसरुद्दीन जो है वहां का शासक था और ये तो 40 दल का सदस्य ही था, लेकिन इसको मौका चाहिए था कि हमको गद्दी पे किसी तरह से बैठना है। तो नसरुद्दीन जो था, सुल्तान नसरुद्दीन, वो सही से शासन कर नहीं पा रहा था। तो इसने अपनी पुत्री का विवाह, यानी कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन से कर देता है। नसरुद्दीन से विवाह करने के बाद ही इसे नसरुद्दीन जो है उल्लू खां की उपाधि देता है। एक प्रश्न यहां से ही बन सकता है कि उल्लू खां की उपाधि किसे दी गई थी और किसने दिया था। तो उल्लू खां की उपाधि बलबन को दिया गया है नसरुद्दीन, सुल्तान नसरुद्दीन के द्वारा। ठीक है, उल्लू खां की उपाधि इसलिए दिया क्योंकि वो खुश हो गया था कि इसने अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करवा दिया, इसीलिए इसे उल्लू खां की उपाधि दी गई थी। बलबन के द्वारा ही रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया गया। क्या अपनाया गया? बलबन के द्वारा ही रक्त एवं, क्रूर शासक था, मतलब कि अपने शासन को व्यवस्था करने, मतलब कि जो भी शासन संप्रभुत्व को मजबूत बनाने के लिए जो भी मतलब कि हथकंडे अपना सकता था वो अपनाता था ये। इसी क्रम में इसे एक उपाधि दिया गया, रक्त एवं लौह की नीति अपनाने वाला। इसका एक पीछे भी एक लॉजिक है कि जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा था तो इसने अपने एक सेनापति को भेजा बंगाल में सेनापति को भेजा, वहां से
बोला कि बंगाल तुम जीत करके आओ, लेकिन वो हार करके लौट करके आता है। और बलबन द्वारा जब पूछा जाता है कि तुम क्या करके आए, हारे या जीते, तब वो बोलता है कि सर हम तो हार गए, सम्राट हम तो हार गए। जिसकी वजह से उसने उस सेनापति के पूरे परिवार को ही लौह के भट्टी में ढकेल देता है। क्या करता है? लौह के भट्टी में ढकेल देता है, जिसकी वजह से इसे लौह एवं रक्त की नीति को, लौह रक्त की नीति अपनाने वाला शासक कहा जाता है। देवत्व के सिद्धांत को माना, बलबन ने एक सिद्धांत को माना, देवत्व को सिद्धांत को, जिसमें इसने कहा ईश्वर का प्रतिनिधित्व कहा। इसने क्या कहा कि देवत्व का सिद्धांत यानी कि हम ही देवता हैं। क्या है? हम ही देवता हैं, ईश्वर ने मुझे भेजा है यहाँ पे राज करने के लिए, तुम सब हमें भगवान मानो। इस प्रकार का एक सिद्धांत को उसने अपनाया और इसमें देवत्व का सिद्धांत इंपॉर्टेंट आता है। प्रश्न पूछा जाता है कि देवत्व का सिद्धांत अपनाने वाला कौन शासक था, तो हम बताएंगे बलबन था। तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। क्या किया? तुर्कान ए चहलगानी जो इल्तुतमिश के द्वारा गठन किया गया था, जिसमें 40 सरदार हुआ करते थे, रजिया सुल्तान पे उसने अपना काम किया और उसी सदस्य का होकर के इसने तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। इसने तुर्कान ए चहलगानी का समापन कर दिया। तो प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त करने वाला कौन सा शासक था गुलाम वंश का? तो हमारा जवाब होगा बलबन। ठीक है। नए सैन्य विभाग दीवान अर्ज का निर्माण किया इसने। क्या किया? सैन्य विभाग, जिसको प्रश्न में तो डायरेक्ट ऐसा नहीं पूछेगा कि सैन्य विभाग का किसने किया। दीवान अर्ज से क्या समझते हैं? दिल्ली सल्तनत काल में गुलाम वंश में या सैन्य विभाग यानी दीवान अर्ज से आप क्या समझते हैं? तो हमारा कहना होगा सैन्य विभाग को दीवान अर्ज कहा जाता है। उसने एक और प्रथा को चलाया, सिजदा प्रथा, सिजदा एवं पेबोस प्रथा को चलाया। सिजदा और पेबोस प्रथा, इसमें क्या था? सिजदा का मतलब होता है सर झुका करके हमको सलाम करो, और पेबोस का मतलब होता है पैरों को अपने होठों से चूमो। इस प्रथा को उसने चलाया, जिसमें बोले तो आपको बहुत ही मतलब अजीब तरीके का शासन को, लेकिन काफी योग्य अपना काम को निभाया, अपना काम को करके दिल्ली सल्तनत को मंगोलों के आक्रमण से बचाया। बहुत ही मतलब बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दिल्ली को चलाया। फारसी त्योहार, इसमें यह प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा इस चीज को। सिजदा एवं पेबोस प्रथा को चलाने वाला शासक कौन था? बलबन था। कौन था? बलबन। इसको नोट कर लीजिएगा, प्रश्न यहीं से आएंगे, कहीं और से प्रश्न आता ही नहीं है। इन सभी चीजों से प्रश्न तो आते हैं। इतने जो टॉपिक मैंने आपको बताया, यहीं से प्रश्न आते हैं। कहां से लाएंगे एक्स्ट्रा प्रश्न? अगर आप हमारे बातों को, एक एक पॉइंट को अगर ध्यान से सुन रहे होंगे, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहां लिखा हुआ और इसके द्वारा में बताया गया अन्य प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो सिजदा एवं पेबोस की प्रथा को चलाया इसने, जिसमें सिजदा कहा जाता था कि आप हमें सर झुका करके सलाम करो, और पेबोस को मतलब पैरों को चूम करके सलाम करो। यह प्रश्न भी पूछ सकता है, पूछा जाता है अक्सर। फारसी त्योहार नवरोज, इसने एक त्योहार मनाया जिसे नवरोज कहते हैं, वो फारसी का त्योहार था अपने शासनकाल में। प्रश्न की दृष्टि से यह भी इंपॉर्टेंट है। बलबन ने ही मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया। अगर बलबन नहीं होता तो मंगोल आक्रमण कर दिए होते दिल्ली पे। अमीर खुसरो और अमीर हसन जो है बलबन के ही दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में रहा करते थे? बलबन के दरबार में रहा करते थे अमीर खुसरो और अमीर हसन। याद कर लीजिएगा। बैकुबाद और ख्यूमर्स अंतिम शासक बना गुलाम वंश का, दास वंश का। 1287 से लेकर के 1290 तक इसका शासनकाल चला। इसके बाद गुलाम वंश का समापन हो जाता है। गुलाम वंश के समाप्ति के बाद नया वंश आता है, जिसे क्या कहते हैं? अगर आपको याद होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उस पे अगला वीडियो हम लेकर के आएंगे और बेहतरीन ढंग से एक एक पॉइंट को समझेंगे और बताएंगे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर कोई डाउट है इसमें, गुलाम वंश में अगर कोई डाउट है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और हमें बताइए कि अगला वीडियो जो हमारा आने वाला है किस टॉपिक पे आने वाला है, सजेस्ट करिए। हम तो उस पर बनाएंगे ही बनाएंगे। आप ये आपको बताए होंगे, आपको याद होगा कि हमने कल क्या क्या बताया था। जीके तो सरल लगती है, जो ट्रिक बताया था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।